हाँ स्टूडेंट्स, तो मैंने अभी इसके पिछले लेक्चर में बताया था कि ये डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। यही स्ट्रैंड्स क्या होते हैं कि कॉइल होते हैं। अब ये कैसे कॉइल होते हैं स्ट्रैंड, ये देखते हैं। ध्यान रहे, एक स्ट्रैंड अगर 5 to 3 है तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो देखो क्या होगा, इसका ठीक उल्टा होगा। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ फिफ्थ है तो जो ऊपर होगा वो क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे क्या है 3 डैश है। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे। तो ध्यान रहे, अगर एक स्ट्रैंड इधर से मतलब ऊपर से 5 to 3 है तो नीचे वाला नीचे से 5 to 3 होगा। यानी कि एक स्ट्रैंड इसमें देखेंगे अगर यहाँ पे क्या था ये वाला तो 5 डैश था और नीचे क्या था 3 डैश था। इसमें उल्टा बनेगा, इसमें यहाँ क्या बनेगा 5 डैश बनेगा और यहाँ क्या बनेगा 3 डैश बनेगा, ठीक है। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं अपोजिट होते हैं, इसलिए क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो ऑलवेज फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर से अटैच होता है, इसलिए शुगर ही उल्टा हो जाता है, जिसके कारण एक स्ट्रैंड सीधा होता है तो दूसरा स्ट्रैंड उल्टा हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर कैसे कंपाइल होते हैं ये देखो, मिलकर कैसे कंपाइल होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर का जब स्टडी करेंगे हम, ये तो स्केलेटन था डीएनए का। अब देखो ये कैसे कंपाइल होते हैं। कंपाइलिंग में एक तो नॉर्मली हम बनाते हैं इस तरह से डीएनए, ध्यान रहे इस तरह से बनाते हैं, ये बेस पेयर से एक इमेजिनरी लाइन अगर खींचें तो दोनों के बीच से निकलेगी, मतलब सेंट्रल एक्सिस एकदम आएगा इसका। इसी को हम बड़ा करके बनाते हैं। इसी डीएनए को अगर बड़ा करके देखें तो देखो कैसा दिखाई देगा। ये एक में 4 बेस पेयर लगे रहते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करके बनाएंगे तो देखो कैसा दिखेगा। एक स्ट्रैंड ये हो गया, ये दूसरा वाला स्ट्रैंड हो गया, ये आगे बढ़ता आगे से आता रहता है ये। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एकदम बराबर होता है ये। थोड़ा सा मैंने इसको अंदर दबा दिया, ये एकदम बराबर होता है। ये आएगा यहाँ तक, थोड़ा सा ये थोड़ा सा यहाँ तक आएगा, ये भी यहाँ तक आएगा। उसी तरह ये भी थोड़ा और आगे इधर जाएगा। ठीक है। अब देखो, अगर ये यहाँ से नीचे से आया है, ये ऊपर ऊपर गया है तो अब यहाँ ये नीचे से आएगा। ये इस तरह से कॉइलिंग होती है इसकी, ऐसे होता है ये, ठीक है। ऐसे कॉइलिंग होती है इसकी, ठीक। अब इसी में ये जो होता है, एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा मेजर ग्रूव बना हुआ है और यहाँ पे माइनर ग्रूव है, तो ये माइनर ग्रूव कहलाएगा और ये मेजर ग्रूव कहलाएगा। तो मेजर के नीचे फिर यहाँ माइनर मिलेगा और ये मेजर मिलेगा, यानी इसको मेजर बोलेंगे, ये माइनर ग्रूव होगा। फिर ये यहाँ मेजर होगा ये, और ये माइनर होगा, फिर ये मेजर होगा, ये माइनर, 2 ग्रुप बनते हैं। यानी कि अगर ये एक सेंट्रल एक्सिस है तो इसके चारों तरफ ये कॉइल होता हुआ आएगा नीचे तक। अब इसी में बेस पेयर लगे होते हैं। ये बॉक्स थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाना चाहिए था। और मैं इसीलिए अक्सर डायग्राम को पहले बना देता हूँ। ये देखो, यहाँ से निकलेगा, ये आएगा,
आगे तक ये जाएगा। ये भी यहाँ तक आएगा। ये हल्का छोटा बनेगा ही बनेगा। अब कंप्यूटर तो है नहीं हाथ, फिर भी अब इसी में ये फॉस्फेट शुगर ये जुड़े रहेंगे और इसी में 4 बेस पेयर लगे रहते हैं। ये जो बेस पेयर लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बेस पेयर लगे रहते हैं। यहाँ भी ऐसे बेस पेयर लगा रहेगा। ये चार इसमें भी लगे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ टर्न हो जाएगा, इसकी भी टर्निंग यही रहेगी। ये मेजर है, माइनर है। अगर यहाँ मेजर है तो ये माइनर बनेगा, फिर यहाँ मेजर बनेगा। ये यहाँ पे आकर के ये ऐसे आ जाएगा। अब इसी में ये बेस पेयर लगे रहते हैं। ये A डबल बॉन्ड T, G ट्रिपल बॉन्ड C या T डबल बॉन्ड A, C ट्रिपल बॉन्ड G। अब ये क्या होता है कि जो एक टर्न होती है इसको 1 हेलिक्स बोलते हैं। यहाँ पे 2 बेस पेयर आएगा। तो जो एक टर्न होती है इसको 1 हेलिक्स बोलते हैं एंड लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रम। इसलिए 34 एंगस्ट्रम होता है। ये मेजर ग्रूव है ये, और ये जो है वो माइनर ग्रूव है। अब ये 34 एंगस्ट्रम में 10 बेस पेयर लगे होते हैं। अब ये 10 बेस पेयर, इसीलिए 2 बेस पेयर की जो दूरी होती है ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसके 2 बेस पेयर की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम होगी। पूछा जाता है अक्सर कि 2 बेस पेयर की कितनी दूरी होती है, या एक हेलिक्स 1 टर्न ऑफ डीएनए इज कॉल्ड 1 हेलिक्स एंड लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स इज 34 एंगस्ट्रम सिंस 1 हेलिक्स कंटेन 10 बेस पेयर। 4 इसमें हो गए, 4 इस बॉक्स में हो गए 8 और 2 यहाँ हाफ में आ गए 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रम 34 एंगस्ट्रम है, तो 2 के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम हो जाएगी। ठीक, अगर एक इमेजिनरी लाइन हम ले लें बीच में, तो इसके अराउंड में ये पूरी की पूरी डीएनए जो है वो चारों तरफ घूमती है। इसको बोलते हैं ब्रीथ ऑफ डीएनए। ये चौड़ाई होता है डीएनए का, और ये अप्रॉक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रम होता है ये, और हाफ इसीलिए जो होगा वो 10 एंगस्ट्रम दोनों साइड बराबर होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जितनी नंबर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग राइट हैंडेड चेन में होगी या राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, इसीलिए इसको BDNA बोलते हैं, जनरल डीएनए को। टाइप्स ऑफ डीएनए बाद में बताएंगे। तो जितनी इस स्ट्रैंड में अगर होमोसाइक्लिक है उतनी ही इधर भी होगी, जितनी एक स्ट्रैंड में हेट्रोसाइक्लिक है उतनी ही हेट्रोसाइक्लिक दूसरी स्ट्रैंड में होगी। बराबर बराबर होती है, नहीं तो जिगजैग बन जाएगा ये। तो ध्यान रहे, एक टर्न जो होगा वो एक हेलिक्स कहलाएगा। 10 बेस पेयर, 10 के बीच की, इसलिए 2 के बीच की दूरी 3.4। टर्न ऑफ जो हेलिक्स होता है, ये टर्न जो लेता है वो 36 डिग्री का, क्योंकि एक कंप्लीट कॉइल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में कितने हैं, तो 10 बेस पेयर हैं। इसीलिए जो बेस पेयर की कॉइलिंग होती है, हालांकि बेस पेयर तो 90 डिग्री एंगल पे लगे रहते हैं यहाँ पे, लेकिन टर्न ऑफ हेलिक्स यानी जो टर्न लेगा वो 36 डिग्री पे लेगा। ये 36 डिग्री होता है टर्न ऑफ हेलिक्स। फिर से सुन लो, पूरा का पूरा एक कॉइल जो होता है, एक चक्कर जो लगाता है, एक इमेजिनरी लाइन, मतलब एक बार स्ट्रैंड इधर से रोटेट करके इधर फिर आ गया, या ये डीएनए यहाँ से स्ट्रैंड होकर यहाँ तक आ गया, तो एक कॉइल बना लिया, एक चक्कर लगा लिया।
वो एक चक्कर जो होता है 3 एंगल पड़े हो गए 360 डिग्री का होता है पूरा एक सर्कल। इसीलिए जो टर्न ऑफ हेलिक्स होगा, जो ये टर्न लेगा जिस एंगल पे, वो 36 डिग्री एंगल पे टर्न लेता है। टर्न ऑफ हेलिक्स 36 डिग्री एंगल होता है। तो याद रखिएगा, जनरल यही बोला जाता है साइलेंट फीचर में आगे कि सुनते जाइएगा ध्यान से, डीएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक्चुअल में ये जो 5 साइंटिस्टों ने दिया था, हमने 2 का ही नाम पढ़ते हैं, वाटसन एंड क्रिक। ये डबल हेलिकल मॉडल जो है वो बोला जाता है कि वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। नाम तो 2 का आप याद रखेंगे, वाटसन एंड क्रिक। हालांकि 5 साइंटिस्ट थे, लेकिन हम लोग जो मेन नाम उसमें पढ़ते हैं वो जेडी वाटसन और एफएचसी क्रिक, फ्रांसिस क्रिक का पढ़ते हैं। तो आप याद रखना, वाटसन एंड क्रिक का ये मॉडल है। तो अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, DNA is made up of many nucleotide called polynucleotide. Each nucleotide consists of nitrogenous base, sugar and phosphate. Out of these, phosphate and sugar combine to form backbone of DNA, while nitrogenous base attached with sugar to its right angle. The DNA, normal DNA has double stranded या double helical, double helix होते हैं, and their helix are binded with each other, या ये कह लो कि their strand are bind with each other, their strand are hold with each other through hydrogen bonding, in which establish between purine and pyrimidine bases. ध्यान रखना, जो स्ट्रैंड होता है उसको होल्ड करके या बाइंड करके कौन रखता है, नाइट्रोजनस बेसेज रखते हैं। और वो नाइट्रोजनस बेसेज में कौन, प्यूरिन और पायरिमिडीन, क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन ही आपस में एक दूसरे से बाइंड होते हैं, जिनमें प्यूरिन का एडिनिन पायरिमिडीन के थाइमिन से डबल स्ट्रैंड से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और प्यूरिन का ग्वेनिन पायरिमिडीन के साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि 1 टर्न ऑफ DNA इन एन इमेजिनरी लाइन, DNA coiled around each other, a strand of DNA coiled around each other, in which 1 turn of DNA is called 1 helix. The length of 1 helix is 34 angstrom. Since 1 helix contains 10 base pair, therefore the distance between 2 base pair is 3.4 angstrom. The turn of helix is 36 degree because it has 10 base pair in their 360 degree angle. During coiling, DNA form 2 groups, one major groups and other is minor groups. These major groups and minor groups are alternate with each other. The breadth of DNA is 20 angstrom that are established by equal number of purine and pyrimidine base in each strand. ये जो बेस दोनों को स्ट्रैंड इसलिए 20 एंगस्ट्रम मेंटेन है, क्योंकि जितना अगर यहाँ 2 एडिनिन इधर आ गया तो 2 यहाँ आ जाएगा। जैसे 2 हेट्रोसाइक्लिक इधर है तो 2 डबल रिंग या हेट्रोसाइक्लिक इधर आ जाएगा। फिर मतलब बराबर बराबर रहेगा, अगर एक इधर है तो एक इधर रहेगा, 2 इधर है तो 2 इधर रहेगा, दोनों बराबर बराबर रहेंगे, तब ये एस्टेब्लिश होगा, अदरवाइज एस्टेब्लिश नहीं होगा DNA का स्ट्रक्चर। अच्छा, तो साइलेंट फीचर है ये सारे DNA के जो मैं बता रहा हूँ। 4-5 साइलेंट फीचर हो गए, फिर से एक बार सुन लो। DNA इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट, इन विच सुगर बाइंड विथ बोथ नाइट्रोजनस बेस always as phosphate. Nitrogenous base always bind with first carbon of pentose sugar, while phosphate bind with third carbon of one pentose sugar with fifth carbon of another pentose sugar. जितना मैंने बताया कैरेक्टर वही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। Phosphate and sugar combine to form a strand of DNA, while nitrogenous base attached these strand by hydrogen bonding. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच रखता है। बोथ strand of DNA coiled around each other. Their coiling of मतलब ये कह लो कि their coiling are right handed, therefore it is called right handed DNA और BDNA, ये याद रखना। टर्न ऑफ हेलिक्स इज, ये लिख देना कि मतलब 1 टर्न ऑफ DNA इज कॉल्ड 1 हेलिक्स, 34 एंगस्ट्रम, 3.4 एंगस्ट्रम, ये सारी चीज़ें लिखोगे इसमें। बाकी 5-6 कैरेक्टर यही है। हाँ, एक चीज़ और दे देना, चारगाफ रूल इसमें एक्सप्लेन कर देना। अकॉर्डिंग टू चारगाफ स्टेट्स दैट नंबर ऑफ प्यूरिन बेस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ पायरिमिडीन बेस, मीन्स प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसेज आर इज एग्जैक्टली इक्वल इन बोथ स्ट्रैंड।
दोनों स्ट्रैंड में, अगर इस स्ट्रैंड में 5 प्यूरिन है तो इधर भी 5 प्यूरिन होगा, इधर अगर 5 पायरिमिडीन है तो इस स्ट्रैंड में भी 5 पायरिमिडीन होगा, दोनों बराबर होते हैं। तो ये साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए था। अब इसमें जो बॉन्डिंग होता है, 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरा होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। उसको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करते हैं।